हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में होगा, सर हम जो ये कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने वाले, सर क्यों पढ़े हम ये कॉस्ट अकाउंटिंग? सर हमें बता दीजिए इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि जब तक ना हमें सब्जेक्ट का लॉजिक पता हो, जब तक ना हमें रीज़न बिहाइंड द थिंग पता हो, तब तक हमें उस चीज़ में मज़ा ही नहीं आता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात अगर हम कर लेंगे तो इससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या वजह थी इस कॉस्ट अकाउंटिंग की डेवलपमेंट हुई। तो बेटा देखिए, क्योंकि नाउअडेज द वर्ल्ड इज़ टू बी कंसिडर्ड एज एन ग्लोबल विलेज। पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की तरफ देखा जाता है। जब से दुनिया ग्लोबल विलेज बना है तो जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं उनको फेस करना पड़ता है नंबर ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी कि बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं वर्किंग ऑन द बिजनेस। जैसे कि चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे, या आप इनोवेशन की बात करोगे, या आप स्किलफुल लेबर की बात करोगे, या कुछ ऐसे प्रकार के चेंजेस जो थ्रू ग्लोबलाइजेशन हुई, जिसकी वजह से बिजनेस मार्केट में इतना सारा कंपटीशन बढ़ गया, इतना सारा कंपटीशन बढ़ गया, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की गर्दन काटने को तैयार है। यानी कि बिजनेस फील्ड में इतना सारा कंपटीशन हुआ, यानी कि फ्रीली मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ, फ्रीली मूवमेंट ऑफ लेबर हुआ, यानी कि फ्रीली मूवमेंट ऑफ इनोवेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हुआ। तो इस वजह से बिजनेस के लिए सबसे बड़ी थ्रेट बन गई। तो अब क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि सर अब अगर बिजनेस के लिए इतनी सारी थ्रेट्स है, इतने सारे तकलीफात है, तो क्या इस कंपिटेटिव मार्केट में बिजनेस खुद को सर्वाइवल कर पाएगी? बेटा बहुत मुश्किल है, बट कहते हैं कि हर एक मुश्किल का एक स्ट्रगल होता है, यानी कि कोई भी मुश्किल चीज करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो यहां पे अगर आपको यह ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, अगर आप मार्केट में सर्वाइवल करना चाहते हो, तो आपको अपनी बिजनेस में कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। सबसे पहला चीज जो आपको अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वो बेटा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। वो क्या है आपका बेटा? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सर ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता क्या है? बेटा कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब हुआ, यानी कि बिजनेस फर्म्स को अपने सारे एफर्ट्स में बोलूं, यानी कि इनको सारे एफर्ट्स किस पे लगाने हैं ताकि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका कॉस्ट कम जाए। यानी कि बिजनेस फर्म्स को कोशिश करनी है अपने प्रोडक्ट्स का कॉस्ट कम करना एज कंपेयर टू इट्स कंपीटिटर्स। अगर बिजनेस फर्म्स ने यह ऑब्जेक्टिव अचीव किया तो मान लेना बिजनेस सर्वाइवल कर पाएगी मार्केट में। ठीक है बेटा। सेकंड थिंग क्या करना है सर बिजनेस फर्म्स को अगर उनको सर्वाइवल करना है मार्केट में? बेटा सेकंड थिंग व्हाट बिजनेस फर्म्स हैज टू इनक्लाइड इनटू देयर बिजनेसेस इज क्वालिटी। सर ये क्वालिटी क्या होता है? बेटा क्वालिटी की अगर बात हम करें, अगर क्वालिटी की बात हम करेंगे तो यहां पे कहा जाता है बिजनेस फर्म्स को एक तो कॉस्ट कम करना है, उसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन रखनी है। क्वालिटी मेंटेन रखने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस फर्म कोई चीज मानो कि ये मार्कर 10 रुपए में बेच रही है और 10 रुपए में ये 100 ग्राम का ईक दे रही है। ठीक है बेटा। अगर बिजनेस फर्म ये मार्कर बेच रही है और इस 10 रुपए वाले मार्कर में 100 ग्राम का ईक दे रही है, अब मान लो कि इसने अपना कॉस्ट 10 से 8 रुपया कर दिया, मगर इसने यहां से 80 ही ग्राम इसमें ईक भर दी, तो इसको ना हम कहेंगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ना हम कहेंगे क्वालिटी मेंटेनर। क्योंकि बहुत ही चीजें होनी चाहिए, एक तो कॉस्ट होना चाहिए 10 से 8, लेकिन आपकी क्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स। अगर आपने ये किया तो ये वो दो ऐसे हथियार है जिसकी वजह से एक बिजनेस खुद को मार्केट में सर्वाइव कर पाएगी, यानी कि कंपटीशन को बीट कर पाएगी, यानी कि एक कंपिटिटिव एज हासिल कर पाएगी।
तो अब सवाल होता है कि क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस किया, वाई इट हैज बीन डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, क्यों इसका डेवलपमेंट हुआ। बेटा डेवलपमेंट इसीलिए हुआ, हमने अब तक फाइनेंशियल अकाउंट का जिक्र किया था आपके साथ। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात अगर हम करेंगे तो वहां पे जितने भी लिमिटेशंस देखे गए, यानी कि वहां पे जितने भी लिमिटेशंस हम देखें, उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के, यानी कि उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने एक सब्जेक्ट को जन्म दिया, हमने एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, एंड द सब्जेक्ट इज नेम्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, इस सब्जेक्ट का नाम क्या रखा गया, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सीधे हम कहते हैं उसको कॉपी करना, यानी कि हम अकाउंटेंट को बोलते थे इतने एक्सपेंसेस हुए, इतने इनकम्स हुए, वो लिखता रहता था, एक साल पूरी कॉपी भर के रखता था, कितने इनकम्स आए, कितने एक्सपेंस। फाइनली वो क्या करके देता था, सर आपकी बिजनेस का प्रॉफिट है या आपकी बिजनेस का लॉस है, यानी कि जो एक साल के अंदर हुआ वो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर वो बताएगा, सर आपकी बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रही है या आपकी बिजनेस ने लॉस अर्न किया। ये दोनों चीजें, चाहे आपकी बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये लिमिटेशन था बेटा, क्योंकि अगर बिजनेस ने अब लॉस अर्न किया तो ये पास्ट था, ये हिस्टोरिकल इन नेचर था, तो इसको हम प्रेजेंट में चेंज नहीं कर सकते। ये लॉस था, ये लॉस ही रहेगा, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ही रहेगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करके देती थी आपको, ये करके देती थी आपको टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बट चाहे हम पोजीशन की बात करें, चाहे हम परफॉर्मेंस की बात करें, दोनों चीजें हमारे लास्ट यानी कि हिस्टोरिकल डेटा पे डिपेंड थी, यानी कि जो आपका पास था वही आपको फ्यूचर में बता रहा है। बट अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं, ये वो अकाउंटिंग है विच डील्स विद द एनालिसिस या विच डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। ये पहले ही क्या करके देती आपको, ये पहले ही आपको एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करके देगी। जब पहले आप आइडेंटिफाई कर लोगे, लेट इट टू बी, मेरे को ये मार्कर बनाना है, इस मार्कर को बनाने में मेरे को 10 रुपए का कॉस्ट जाएगा। अगर 10 रुपए का कॉस्ट जाता है, नो डाउट कि मार्केट में जो बाकी कंपनीज है वो इस मार्कर को मान लो 50 रुपीज में बेच रही है। चलो अगर मैं 10 रुपए में इसको बना पा रहा हूं तो मैं भी एट लीस्ट इस मार्कर को मार्केट में 50 रुपए पे बेच सकता हूं। तो ये पहले ही आपको बता देगी। या ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, अगर अब आपका कॉस्ट चला गया 15 पे, तो मार्केट में ऑलरेडी इस कॉस्ट पे बिक रहा है, इस प्राइस पे ऑलरेडी बिक रहा है, तो आपको कहा जाएगा कि नहीं, या आप सोचोगे कि नहीं, अगर मैं ये मार्कर मार्केट में भेजूं तो अगर मैं 20 कॉस्ट रख लूं तो इस मार्कर को कोई परचेज नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तो यहां कहा जाता है कि हम वो एक्शंस लेंगे, हम वो तरीके फाइंड आउट कर लेंगे ताकि मेरा कॉस्ट 15 से 10 पे चला जाए, ताकि मैं भी मार्केट से कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकूं। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा टेक्निकल सब्जेक्ट है बेटा, जहां से एक कॉस्ट अकाउंटेंट आपको पहले ही फाइंड करके देगा कि आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना लग रहा है और आप कितने प्रॉफिट पे इसको बेच सकते हो। तो दिस इज द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कॉपी पेस्ट करते थे, लेकिन यहां पे नहीं, यहां पे मैनेजर जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं वो सोचते हैं, उनका थिंकिंग पावर यहां पे यूज होता है कि इस चीज को हम कितने में बना पाएंगे और कितने में हमें बेचना है, ताकि इसलिए हम अपने कंपटीटर से आगे रहे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ओवरव्यू था रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहां पे मेंशन की है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी प्रैक्टिकलिटी है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें इन चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले इसमें मैंने मेंशन किया है कॉस्ट क्या होता है। देखो बेटा, कॉस्ट की मैं अगर बात करूं तो देसी लैंग्वेज में कॉस्ट को हम बोलते हैं खर्चे। जैसे कि मेरे को अगर ये मार्कर मैन्युफैक्चर करना है, इस मार्कर में बनाने को कितने एक्सपेंस जाएंगे, इसको कितना कॉस्ट लगेगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। सर क्या कॉस्ट फाइंड आउट करना एक कंपनी के लिए ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है एक बिजनेस को फाइंड आउट करना कि ये जो मैंने मार्कर बनाया कितने में बनाया? बेटा यस, ऑब्वियसली यस, क्योंकि जब तक ना हमें इस मार्कर का कॉस्ट पता हो तब तक हम इस मार्कर का सेलिंग प्राइस सेट नहीं कर सकते। यानी कि जब तक ना हम कॉस्ट के बारे में नॉलेज हो
तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमें कितने में इस मार्कर को बेचना है फ्यूचर में, यानी कि किस प्राइस पे बेचेंगे, और अगर उस प्राइस पे बेचेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है बेटा। दूसरी बात, मान लो कि अब कंपटीटर ए, कंपटीटर बी एंड कंपटीटर सी है। अगर आप एक कंपनी हो, अगर ये इसी मार्कर की बात करेंगे, आपको इस मार्कर पे मान लो 5 रुपए का कॉस्ट जाता है, लेकिन आपका कंपटीटर बी उसको 5.5 पैसा इस मार्कर पे कॉस्ट जाता है, लेकिन और आपका कंपटीटर सी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है फॉर एग्जांपल 4.5 रुपीज़ पे। ठीक है बेटा, यानी कि 4 रुपए 50 पैसा पे, ये 5 रुपए 50 पैसा पे, और आप जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो कितने रेट पे बना, आपको कितना लग रहा है 5 रुपीज़। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस मार्कर को मार्केट में बेचोगे 7 रुपए पे, यानी कि आपको बन जाएगा 2 रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए का नफा हो जाएगा आपको। और ये जो कंपनी बी है ये इस मार्कर को बेच रहा है ₹8 पे, और आपका जो सी वाला बंदा है ये बेच रहा है 6.80 पैसा। ठीक है बेटा। अब यहां से चलो मोटा मोटा इंफॉर्मेशन अगर हम देख लेंगे, ऊपर ऊपर से अगर हम देख लेंगे, यानी कि ये वाला जो कंपनी है इसकी वजह से आपके प्रोडक्ट्स पे एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। चलो ये तो इसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर ये जो सी वाली कंपनी है, इस कंपनी की वजह से मेरे ऊपर, यानी कि मेरे सेल के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, आने वाले कल में या आने वाले फ्यूचर में मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स, मैं कुछ ऐसे तरीके फाइंड आउट कर लूं ताकि मैं इस मार्कर का कॉस्ट 5 से थोड़ा सा कम कर लूं, ताकि मैं इसके साथ कंपीट करना चाहता हूं। ये ब्यूटी ऑफ कॉस्ट है, ये ब्यूटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते। ये हमारा था कॉस्ट। ठीक है बेटा, या और एक एग्जांपल के तौर पे आप अंडरस्टैंड कर ले। मान लो कि जब भी हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो जरूरत पड़ते हैं हमें उसमें। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये पेन मैन्युफैक्चर करना है, तो एक पेन मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या लग सकता है हमें, मटेरियल, यानी कि मटेरियल का एक एक्सपेंसिव कॉस्ट लग सकता है, और लेबर का और एक कॉस्ट जो इसमें लग सकता है, और इसमें और एक कॉस्ट जिसको हम ओवरहेड एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। ये कुछ ऐसे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जिनके बगैर, या ये 2 इंपॉर्टेंट इतने हैं कि इनके बगैर हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकते। जब आपके पास रॉ मटेरियल होगा तभी हम इस मार्कर को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, और अगर आपके पास रॉ मटेरियल है मगर लेबर नहीं है, फिर भी आप इस मार्कर को नहीं बना पाएंगे। ठीक है बेटा। और ये ओवरहेड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमें ऊपर एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे कि आपके ट्रैवलिंग चार्जेस हो, जैसे कि आपके कैरेज चार्जेस हो, या आपके रेंट चार्जेस हो, या आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो, या आपके लेबलिंग एक्सपेंस हो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद फिनिशिंग के बाद जितने भी आपके एक्सपेंसेस बन जाएंगे वो आपके बन जाएंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा। अब देखिए, समझ लेना आपको, मान लो कि कंपनी ए में यहां पे लूंगा और कंपनी बी में यहां पे लूंगा। अब देखिए कॉस्ट कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द कॉस्ट। और ये टेबल जो मैं बना रहा हूं ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज ज्यादातर ये डिपेंड है टेबल्स पे। यहां पे हम टेबल्स में बात करेंगे एज कंपेयर टू डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि यहां पे डेबिट और क्रेडिट आपको कम ही आएगा, बट यहां पे ज्यादातर क्या आएगा, हमें यहां पे टेबल्स में हम डिटेल्स इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि मान लो कि कंपनी ए ये भी मार्कर बना रही है, कंपनी बी ये भी इस मार्कर को मैन्युफैक्चर कर रही है। अब कंपनी ए को क्या होता है, ये इसका मटेरियल कॉस्ट एक मार्कर को बनाने में फॉर एग्जांपल 5 रुपए आता है। ठीक है बेटा, इसका मटेरियल कॉस्ट कितना आता है, 5 रुपीज टू मैन्युफैक्चर ए मार्कर। इसका लेबर कॉस्ट एक मार्कर को मैन्युफैक्चर करने में 3 रुपीज आता है, यानी कि 3 रुपए का कॉस्ट इसको लेबर का आता है, और 2 रुपए का कॉस्ट जो इसे है वो इसको आता है ओवरहेड एक्सपेंसेस का। ठीक है बेटा। अब जो कंपनी बी है
इसको हमें आता है मटेरियल का कॉस्ट 4.5 यानी कि 4.50 यानी कि 4 रुपये 50 पैसा। इसका जो लेबर कॉस्ट आता है वो इसका आता है 3 बराबर। ठीक है बेटा, जितना इसका कंपनी का उतना इसका भी आता है। अब ओवरहेड एक्सपेंसेस इसके आते हैं 2.5 यानी कि 2 रुपये 50 पैसा इसके आते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। बेटा अब अगर हम इनकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन कर लें, अगर टोटल कॉस्ट इनका हम फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका जो कॉस्ट आ रहा है वो इसका आ रहा है 10 रुपीज पर यूनिट। अगर आप एक मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो एक मार्कर को मैन्युफैक्चर करने में हमारा 10 रुपये का खर्चा जाता है। ठीक है बेटा, और इसी तरह अगर हम बी की बात करेंगे तो बी को भी 10 रुपये का खर्चा आता है एक मार्कर को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है बेटा, अब ऑब्वियसली अगर ये कंपनी मार्कर बना रही है तो इसको ये मार्कर बेचना भी है। इसी तरह अगर कंपनी बी ये मार्कर मैन्युफैक्चर कर रही है तो इसको ये मार्कर मार्केट में बेचने हैं। ठीक है बेटा, अब इसने क्या किया, इसने सेलिंग प्राइस मार्कर का रखा 12 रुपीज, ये भी 12 पे बेच रहा है। ठीक है बेटा, अब लास्टली इसका निकलेगा प्रॉफिट। अब दोनों का जो प्रॉफिट आ रहा है ये भी इस मार्कर पे 2 रुपीज अर्न कर रहा है, ये भी इस मार्कर पे 2 रुपीज अर्न कर रहा है। ठीक है बेटा, अब खुश होने की बात नहीं है कि जितना मेरे कंपनी का कॉस्ट जा रहा है उतना इस कंपनी का भी जा रहा है, या जितना मैं इससे कमा रहा हूं उतना ये खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात तब होगी हमारे लिए जब हम इस कंपनी से कुछ अच्छा कर लेंगे। मान लेते हैं या हमने इतने एफर्ट्स लगाए, हमने इस कॉस्ट को 5 रुपए से 4 रुपए कर दिया। ठीक है बेटा, कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाए हमने, चाहे हमने कोई नया सप्लायर फाइंड आउट किया जिससे हमें डिस्काउंट पे गुड्स मिले, या कुछ ऐसा कहीं ऐसे हमने एनालाइज किए रॉ मटेरियल, या कहीं पे हमारा वेस्ट होता था मटेरियल तो वो हमने बचा लिया। तो हमने किसी भी तरह कोई भी टेक्निक अडॉप्ट करके यानी कि इस कॉस्ट को 5 से लेकर 4 किया। ठीक है बेटा, और हमने जितने भी, चलो मान लेते कि लेबर के एक्सपेंसेस सेम ही रहे। ठीक है बेटा, अब इसका जो कॉस्ट 2 रुपीज था हमने इस कॉस्ट को 2 से 1 रुपया कर दिया। ठीक है बेटा, तो अब हमारा कितना कॉस्ट आएगा, ये बेटा अब हमारा कॉस्ट बन जाएगा 7 रुपीज, सॉरी 8। आपका कितना कॉस्ट आया यहां पे, यानी कि आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आया 8, आप कितने पे बेच रहे हो 12 रुपए पे, तो आपका प्रॉफिट भी चेंज होगा। तो आपका प्रॉफिट कितना यहां पे आएगा 4 रुपए पर यूनिट। तो यहां पे हम यही देखेंगे कि अगर आप अपने कंपटीटर से आगे जाना चाहते हो तो आप आगे कैसे जा पाओगे, जब आप अपने प्रोडक्ट्स का कॉस्ट रिड्यूस कर लोगे, कम कर लोगे। तो इसीलिए हम अपने प्रोडक्ट्स का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ताकि हम देखें हम इस प्रोडक्ट से कितना कमा रहे हैं, क्या हम अपने कंपटीटर से आगे है कि नहीं है। तो यहां पे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है बेटा, तो चले आगे बढ़ते। ये हमारा था कॉस्ट क्या होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमारी है, या जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है, इनकी कुछ अलग अलग डिफिनीशंस, ये डिफर फ्रॉम इन डिफिनीशन करते हैं। अगर मैं बेटा कॉस्टिंग की बात करूं ना, तो कॉस्टिंग का मतलब हुआ मेथड्स टू कैलकुलेट कॉस्ट। कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिन मेथड्स की वजह से मैं अपने प्रोडक्ट्स का कॉस्ट कैलकुलेट करूं। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में बोला, अगर मुझे ये पेन मैन्युफैक्चर करना है तो इसमें मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, इसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस का कॉस्ट लग रहा है। मटेरियल का कॉस्ट कितना जा रहा है, लेबर का कॉस्ट कितना जा रहा है, ओवरहेड का कॉस्ट कितना जा रहा है। तो अगर आपको 10 टोटल कॉस्ट आ रहा है तो आप इसमें से फाइंड आउट कर लो मटेरियल का कितना कॉस्ट है। तो ये चीजें फाइंड आउट करने के लिए उस टेक्निक को हम बोलते हैं कॉस्टिंग, यानी कि मेथड्स टू कैलकुलेट कॉस्ट। कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिन मेथड्स की वजह से मैं अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकूं। सेकंड थिंग बेटा हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग।
कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? ये कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शंस। ये क्या बोलता है बेटा? अब जितने जितने कॉस्ट ट्रांजैक्शंस है उनको जहां पे हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, उस प्रोसेस को, यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन को कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कि ये वो तरीका है जिस तरीके में हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कॉस्ट ट्रांजैक्शंस को। मटेरियल कितना एक्सपेंस, मटेरियल का कॉस्ट कितना, इसको रिकॉर्ड करना। लेबर का कितना कॉस्ट लगा, इसको रिकॉर्ड करना। ओवरहेड पे कितना कॉस्ट लगा, इसको रिकॉर्ड करना। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड लास्ट वन जो आपका है, दैट इज यूर कॉस्ट अकाउंटेंसी। वो क्या बेटा हमारा है? कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या बोलता है? ये होता है हमारा कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। और मोटे अल्फाजों में अगर हम बोले इसको, तो इसको हम कहते हैं स्टडी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टडी ऑफ हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट एंड हाउ टू रिकॉर्ड कॉस्ट ट्रांजैक्शन। इसी को हम नाम देते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको याद रखनी है। देखिए, कोई भी बिजनेस की या किसी भी बिजनेस की अगर हम बात करें, तो हर एक बिजनेस हर टाइम कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हर एक बिजनेस प्लान करती है। ठीक है बेटा, और जो चीज हम प्लान करते हैं, जब हम उसको प्रैक्टिकल शेप देते हैं तो उसके कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं अचीव्ड, या इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल। ठीक है बेटा, देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या मैंने बोला कि कोई भी चीज, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हर एक बिजनेस फर्म क्या करती है? वो सबसे पहले उस चीज के लिए प्लानिंग, उस प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करती है, उस प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करती है। प्लान होता है हमारा एडवांस में, यानी कि इसे हम कहते हैं थिंकिंग बिफोर डूइंग। काम करने से पहले उस काम के बारे में सोचना, उस काम को हम कैसे करेंगे, काम को हम कहाँ पे करेंगे, उस काम को किससे करवाएंगे। ठीक है बेटा, उस काम को किस तरह करेंगे, ये होता है हमारा प्लानिंग। मान लो कि इस बिजनेस को यही पेन फिर से मैन्युफैक्चर करना है। अगर ये बिजनेस इसी पेन को फिर से मैन्युफैक्चर कर रही है या करने वाली है, तो सबसे पहले ये प्लान करेगी हाउ टू मैन्युफैक्चर, या किस तरीके से या कब इसको मैन्युफैक्चर करे, या कैसे इसको मैन्युफैक्चर करे, कहां पे इसको मैन्युफैक्चर करे और क्यों इसको मैन्युफैक्चर करे। ये कुछ सवाल है जो प्लानिंग में होते हैं। मान लो कि अब इसने मैन्युफैक्चर करना है इसको, पेन को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इसमें 3 इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर जरूरत पड़ते हैं ताकि तब जाके हमारा ये पेन बन जाता। लाइक मटेरियल, ठीक है बेटा, इसमें और एक चीज आता है हमारा लेबर, इसमें और एक चीज जो हमारा आता है वो आता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा, चलिए अब इसने प्लान में क्या किया था वो देखते हैं पहले हम। देखिए बेटा, इसने प्लान में बोला अगर मैं ये मार्कर मैन्युफैक्चर कर लूं तो मुझे इस पे जाएंगे 3 रुपीज पर मार्कर, यानी कि 3 रुपए का कॉस्ट जाएगा मटेरियल का एक मार्कर को मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है बेटा, ये अभी प्लान कर रही है, अभी एक्चुअल में काम नहीं हुआ, अभी बस क्या हम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। अगर हम ये मार्कर बनाना चाहते हैं, अगर हम ये पेन मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो मटेरियल का कॉस्ट जो जाएगा वो इस पे जाएगा 3 रुपीज पर यूनिट, और इस पे लेबर का कॉस्ट है वो जाएगा 2 रुपीज पर यूनिट, यानी कि इस पे लेबर का कॉस्ट कितना जाएगा, 2 रुपया फी हर एक मार्कर पे, और इस पे ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो इस पे जाएंगे 1 पर मार्कर। ठीक है बेटा, ये इसका प्लान था, और प्लान में अगर हम देखेंगे तो इसका जो टोटल कॉस्ट एक मार्कर को बनाने में लगा वो लगे 6 रुपीज, यानी कि इसका जो मार्कर बन रहा है टोटल कॉस्ट जो एक मार्कर को बनाने में आ रहा है, जो एक पेन को बनाने में आ रहा है, वो कितना इसका आ रहा है, 6 रुपीज पर मार्कर। अब एक्चुअल में क्या हुआ, इसका एक्चुअल में हुआ
3.20 पैसा, ठीक है बेटा। यहां पे 2.10 पैसा, ठीक है बेटा। मगर यहां पे इसने कॉस्ट कंट्रोल किया, यहां पे इसके 80 पैसे हुए, यानी कि यहां पे इसने कॉस्ट कंट्रोल किया, यानी कि 1 रुपए की जगह एक्चुअल में कितना हुआ 0.80, यानी कि 80 पैसा ही लगा। तो अगर मैं देखूं एक्चुअल में इसका कॉस्ट कितना चला गया, ये हुआ हमारा 6 रुपीज 10 पैसा, ठीक है बेटा। यानी कि हमने प्लान किया था इस मार्कर को हम 6 रुपए में मैन्युफैक्चर कर लेंगे, लेकिन हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो इस मार्कर पे चला गया वो चला गया 6 रुपए 10 पैसा। तो आपके 10 पैसे एक्स्ट्रा हुए। अब इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि सेलिंग प्राइस, ये मार्केट में मैं इस मार्कर को बेचूंगा 7 रुपए पे, ठीक है बेटा। कितने पे बेचूंगा 7 रुपए पे। जब 7 रुपए पे इस मार्कर को बेचता तो प्लान में इसने रखा था कि मुझे 1 रुपया का प्रॉफिट आएगा, मगर एक्चुअल में यहां पे क्या हुआ, इसका एक्चुअल जो प्रॉफिट आया वो आया 90 पैसा, 90 पैसे इसको एक्चुअल प्रॉफिट आए। इसने कितना रखा था 1 रुपया, यानी कि प्लानिंग से जब एक्चुअल कम हुआ तो इसका मतलब आप कहीं पे ले कर रहे हो या आप कहीं पे गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पेन का कॉस्ट ज्यादा जा रहा है, ठीक है बेटा। तो आगे का जितना भी हमारा सफर रहेगा वो इसी के ऊपर रहेगा। हम इस कॉस्ट अकाउंटिंग में यही सीखने वाले हैं ताकि हम इस कॉस्ट को, एक तो हम इस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे और दूसरी चीज हम कैसे कॉस्ट रिड्यूस करेंगे। यानी कि 2 चीजों पे ज्यादा मेन फोकस हमारा रहेगा, एक तो कॉस्ट कंट्रोल करना, एक तो कॉस्ट रिड्यूस यानी कि रिडक्शन करना। अब सर ये कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन होता क्या है, क्या सर ये दोनों चीजें एक ही है कि अलग अलग है? नहीं बेटा, ये अलग अलग चीजें हैं। कॉस्ट कंट्रोल एक अलग तरीका, एक अलग टेक्निक है एंड कॉस्ट रिडक्शन अलग है बेटा। अब चलिए देखते हैं हम वो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। देखिए बेटा, अब अगर मैं बात करूं कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन की, ठीक है बेटा, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन की मैं बात अगर करूं तो कॉस्ट कंट्रोल होता है अगर प्लानिंग में आपने कहा था कि मेरे को मटेरियल कॉस्ट जाएगा 3 रुपए, तो अगर एक्चुअल में आपका 3 ही हुआ तो ये आपका आएगा कॉस्ट कंट्रोल में। आपने बोला था लेबर का कॉस्ट जाएगा 2 रुपीज पर मार्कर, अगर ये एग्जैक्ट आया तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट कंट्रोल में। और आपने बोला था लेबर का मुझे जाएगा 1 रुपीज पर मार्कर, तो ये भी आपका जाएगा कहां पे, जब आप, यानी कि प्लान, और इसको हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, जब आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी कि जब आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वल टू होता है एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट के बराबर होगा, तो उस वाले सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कंट्रोल। यानी कि कॉस्ट कंट्रोल इज अ सिचुएशन व्हेन स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू द एक्चुअल कॉस्ट। जब स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका इक्वल किसके होता है, एक्चुअल कॉस्ट के बराबर होता है, तो उसे कहा जाता है कॉस्ट कंट्रोल। अब सर कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है फिर? बेटा कॉस्ट रिडक्शन होता है, अब अगर मटेरियल कॉस्ट आपने बोला था मुझे 3 रुपया पर यूनिट कॉस्ट लगेगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने 2.5 ही खर्च की, यानी कि आपने कम किया। आपने लेबर का बोला था 2 रुपया, आपने 1.5 ही किया, और ऑलरेडी आपने एक्चुअल में यहां पे अचीव किया था 0.80 पैसा, ये हम यही लेंगे। तो आपका कॉस्ट रिडक्शन होता है when planned cost, yeah, when standard cost is below, sorry, when actual cost is below than standard cost is termed as cost reduction. आपका कॉस्ट रिडक्शन होता है जब आपका एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम हो, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन।
ठीक है बेटा, ये अलग अलग दो टर्मिनोलॉजी है जिसकी वजह से एक तो कॉस्ट कंट्रोल, उस स्टैंडर्ड कॉस्ट पे काबू करना, उसे हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल, और उससे अगर आप कम जा रहे हो तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब देखते हैं हम। देखो अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं, कुछ मकसद जो इसके हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उन्हें हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, या इसको आप कॉस्टिंग भी बोल सकते हो, या इसको हम कॉस्ट अकाउंटेंसी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब क्या क्या मकसद हो सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के? व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स दैट कैन बेनिफिट अस? कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स कॉस्ट अकाउंटिंग के जिसकी वजह से हमें बेनिफिट्स मिल जाए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है? यह आपको कैलकुलेट करके देगी प्रॉफिट। या सबसे पहला क्या कर लेगी? टू कैलकुलेट कॉस्ट। बेटा सबसे पहला काम जो कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए करेगी, ये आपको कैलकुलेट करके देगी कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। जैसे कि हम अभी जिक्र कर रहे थे, अगर इस पेन को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इस पेन के ऊपर कितना कॉस्ट गया, तो ये आपको कौन कैलकुलेट करके देगी? यही कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कि इस पेन में कितना कॉस्ट चला गया मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है बेटा। सेकंड थिंग, दूसरी चीज क्या करके देगी सर? बेटा ये आपको टू डिटरमाइन प्रॉफिट, ये बेटा आपको डिटरमाइन करके देगी, फाइंड आउट करके देगी आपका कितना प्रॉफिट रहेगा। अब अगर आपका कॉस्ट एक पेन को बनाने में 10 रुपीज लगा है, आप कितने प्रॉफिट पे इस पेन को बेचोगे, कितने नफा पे इस चीज को बेचोगे? ये दूसरा चीज कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से आपको मिल सकता है, यानी कि इट टू डिटरमाइन द प्रॉफिट। ये पहले आपको फाइंड आउट करके देगी प्रॉफिट, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं कर पाते थे हम। और कुछ कर लेगा सर? हाँ बेटा, ये और एक चीज आपके लिए फाइंड आउट कर लेगा, टू नो योर सेलिंग प्राइस। और एक चीज सर क्या कर देगी? सर ये करके देगी टू नो योर सेलिंग प्राइस। बेटा अगर आपने 10 रुपए पे ये चीज मैन्युफैक्चर कर लिया, अगर आपने 10 रुपए पे ये मार्कर बना लिया, तो सर हम कितने पे बेचे इसके? सर हम तो 2 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते, तो आपका सेलिंग प्राइस रहेगा 12 रुपीज बेटा। और जो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस रहेगी वो आपका क्या बन जाएगा? द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। यानी कि हम इसको इक्वेशन में भी कभी कभार पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता है, कुछ भी पूछ सकता है वहां से। आपको बोल सकता है बेटा प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होती है, आपका सेलिंग प्राइस से कॉस्ट डिडक्ट होगा तो आपका निकलेगा प्रॉफिट। ठीक है बेटा, समझ आया? चलिए उसके बाद सर कुछ और करके देगा। हाँ बेटा, या आपको करके देगी कॉस्ट कंट्रोल, और करके देगी एंड कॉस्ट रिडक्शन। और दो चीजें क्या करके देगी बेटा? कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। मैंने आपको अभी बोला कॉस्ट कंट्रोल होता है जब आपका एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बराबर हो, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल। और आपका कॉस्ट रिडक्शन होता है जब आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट से नीचे, तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पे रिमेंबर करने, याद रखने, यहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। सर वो क्या है? सबसे पहले ये जो कॉस्ट रिडक्शन होता है,
ये हमारा होता है परमानेंट इन नेचर। इसका जो नेचर होता है ना बेटा, वो परमानेंट होता है, यानी कि ये टेम्पररी नहीं होता है, परमानेंट इन नेचर होता है। सबसे पहला एडवांटेज, सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट की आपकी कंसेशन नहीं होती है, कोई सब्सिडीज नहीं होती है, ये परमानेंट इन नेचर होता है। वो एक बार दिया जाएगा, ये एक परमानेंट होता है, ठीक है बेटा। यानी कि एक बार अगर आपने अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर काबू कर लिया, उसको रिड्यूस कर लिया, तो मान लेना ये जितनी बार आप ये चीज मैन्युफैक्चर कर लोगे उतनी बार आपको ये फायदा मिले। दैट्स व्हाई इट्स परमानेंट इन नेचर। सेकंड सर, दूसरा जो बेनिफिट इसका है, ये होता है हमारे ओन, ये हमारे खुद के एफर्ट्स होते हैं। ये वो बंदे होते हैं जिनका नाम होता है कॉस्ट अकाउंटेंट्स। ये उन्हीं का काम होता है एक बिजनेस में, ये उन्हीं के एफर्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे कॉस्ट, यानी कि हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होता है एज कंपेयर टू अदर्स, एज कंपेयर टू कंपिटिटर्स। ये कोई सब्सिडी सा नहीं होता है, ये कोई आपका कंसेशन नहीं होता है, ये खुद के एफर्ट्स होते हैं, इसीलिए हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। लास्ट थिंग इसमें जो आपको याद रखनी है, क्वालिटी। क्वालिटी मेंटेनेंस, क्योंकि अगर कॉस्ट रिड्यूस आप कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको क्वालिटी भी मेंटेन कर रही है। ये नहीं कि आप कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हो और आपने क्वालिटी भी रिड्यूस कर रही, तो उसका मतलब कॉस्ट रिडक्शन नहीं होता है बेटा। जैसे कि मान लो कि हम 5 वाला बिस्किट पैकेट अगर लाते हैं, तो उसमें मान लो फॉर एग्जांपल 8 बिस्किट्स होते हैं, यानी कि 8 पीसेस ऑफ बिस्किट होते हैं, तो ये बिस्किट की क्वालिटी हम बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब कंपनी ने क्या किया, इसने इस प्रोडक्ट का कॉस्ट 5 से 4 रुपए किया, ठीक है बेटा, मगर इसने यहां से 6 पीस के बिस्किट इसमें रखे, यानी कि यहां से तो कॉस्ट इसने कम किया, मगर इसने तो इसका यानी कि इसका वेट भी कम किया, तो उसको हम कॉस्ट रिडक्शन नहीं बोलते। कॉस्ट रिडक्शन होता है क्वालिटी भी मेंटेन करना, क्वांटिटी भी मेंटेन करना, प्लस आपका कॉस्ट भी कम हो जाए, तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन। बेटा ये कुछ जनरल ओवरव्यू रिगार्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। बेस्ट ऑफ लक, होप यू आर फाइन।